तो काम लग जाए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं एक नए और बेहतरीन सेशन के साथ में। कल मैंने आपको बताया था राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर्स का जो सिलेबस है उसके ऊपर मैंने बात की थी, और हिंदी विषय का जो सिलेबस था उसके ऊपर मैंने आपको अच्छी तरीके से जानकारी आपको बताई थी कि किस तरीके के आपके प्रकरण लगते हैं और उनके ऊपर अपने कैसे कैसे धीरे धीरे बात अपने करते जाएंगे। तो उसी क्रम में मैं आज हमारी पहली क्लास शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपने हम बात करेंगे हमारा जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण का जो पार्ट है उस पार्ट की अपने बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो हेडिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PSI हिंदी। हेडिंग अपने यहाँ पे लिख देते हैं PSI हिंदी, ठीक है। PSI हिंदी मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो हिंदी वाला पार्ट है जिसमें 100 प्रश्न आएंगे, आपके 200 का मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं, उनकी बात मैं यहाँ पर करने वाला। उसके साथ साथ मैंने बताया था एग्रीकल्चर जो सुपरवाइज़र हैं और जो पटवार वाले मेरे स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये वीडियो काम का रहने वाला है। और जो नए मेरे रीट के विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जो किसी भी कंपटीशन की हिंदी व्याकरण का एग्ज़ाम देते हैं और उसके साथ साथ में जितनी भी टेट की परीक्षाएं, उन सब के लिए मेरा जो आज वाला जो सेशन जो हो रहा है सब के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जितने भी हिंदी के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो एक बार जितने भी साथी मेरे साथ इस लाइव चर्चा में जुड़े हुए हैं अपना थम्स अप करिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, और मैं सीधा सीधा अपने अभी इस पूरी क्लास पर बात करने वाला हूं। आपका अगर कोई कमेंट है तो वो डाल दीजिएगा, आपको कोई मैटर समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। अगली क्लास में मैं सबसे पहले वही चीज़ हल करवाने वाला हूँ। तो आज मैं हिंदी व्याकरण का जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय की बात अपने करूंगा, क्योंकि टॉपिक तो आपका सबसे पहला कौन सा लगाया गया है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय है, ठीक है। तो संधि पढ़ने के लिए या उपसर्ग पढ़ने के लिए या समास पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले हमारा जो सामान्य परिचय है उस सामान्य परिचय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं हिंदी व्याकरण का सामान्य इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले करवा देता हूं, उसके बाद में अपने पूरी की पूरी चर्चा अपने इस सेशन के साथ अपने यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आप जुड़े रहें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो साथी मित्र हैं जो इस चैनल को नहीं देखा है तो उन लोगों को भी इस मित्र को भेजिए, अपने मित्रों तक इस चैनल को भेजिए। तो सामान्य परिचय सबसे पहले मैं बात करूँगा सामान्य परिचय की। तो सामान्य जो परिचय है मेरा वो मैं किससे शुरू कर रहा हूँ, व्याकरण से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। सामान्य परिचय मैं किससे शुरू कर रहा हूँ, व्याकरण से कर रहा हूँ। एक एक बात को अच्छी तरीके से समझते जाना, पूरी डिटेल से मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। सामान्य परिचय में मैं नॉर्मल आपको जानकारी दूंगा, उसके बाद में हमारा जो पहला टॉपिक होगा संधि, उसके ऊपर मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ। आपके सामने जो शब्द है वो देखिए क्या है, व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण में जब आप कोई भी शब्द पढ़ते हो तो उस शब्द का आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, उसका पदों का अन्वय, आपका वर्ण विन्यास आपको शब्द का करना है। तो यहाँ पे जो व्याकरण शब्द है इसका अगर मैं विच्छेद करूँ पूरी तरीके से तो बीधन, आधन, कृधन और अन। देखिए व्याकरण शब्द को अपने पद अन्वय में बांटे तो इस तरीके से टूट जाएगा, विधन, आधन, कृधन, अन। आपके सबसे पहले जो वी है और आ है वो क्या है, आपका उपसर्ग है, ठीक है। क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द या धातु या विकारी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। तो इसका मतलब क्री क्या है, आपकी धातु है। धातुएं क्या होती है, विकारी पद होते हैं, ठीक है। विकारी पद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, विकारी पद कहा जाता है। और आपका ये वाला कौन सा पार्ट है, अन है, जिसे अपने क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला शब्द है व्याकरण, तो व्याकरण में जो वी और आ है वो आपका उपसर्ग है, क्रिया आपकी धातु है,
और आपका अन है जो क्या है, प्रत्यय है। इस तरीके से शब्द को जैसे बनाएंगे तो सबसे पहले क्री और अन को जोड़ते हैं, क्री और अन को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है आपका कर्ण, ठीक है। और उससे पहले जो वी और आ है, इससे पहले क्या है, वी और आ है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है व्याकरण। तो इस तरीके से व्याकरण शब्द है वो किस तरीके से बना है, वी आ उपसर्ग लगने से बना है, क्री आपकी धातु होती है, अन आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। इस तरीके से शब्द बना है। दूसरे शब्दों में आप पूछोगे गुरुजी आपने व्याकरण का जोड़ बता दिया, तो व्याकरण है क्या, ठीक है। व्याकरण क्या है तो आपको ध्यान रखना है भाई, व्याकरण आपकी एक पुस्तक है, व्याकरण आपका एक ग्रंथ है, व्याकरण आपकी क्या है, एक रचना है। तो क्या है, व्याकरण एक रचना है, एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, एक संस्करण है, एक शास्त्र है, एक भाग है, ठीक है। क्या है, एक शास्त्र है, एक शास्त्र है। तो इस तरीके से आप व्याकरण को समझते हो, व्याकरण एक पुस्तक, ग्रंथ, रचना है, व्याकरण एक क्या है, शास्त्र है। अच्छी तरीके से आपको समझना है। इसके बाद में अगर अपने बात करें कि व्याकरण एक शास्त्र है, एक रचना है, इसमें क्या होता है भाई, आपने ये समझ लिया कि ये पुस्तक है, एक रचना है। मान लो मैंने ये बना दिया जी, ये पुस्तक है एक, ये क्या है, एक पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या चीज़ है, ये पुस्तक है मान लेते हैं, ये क्या है, एक पुस्तक है, क्या, व्याकरण। तो इस पुस्तक में भाषा के नियम है, इस पुस्तक में क्या है, भाषा के नियम है। अब भाषा के नियम कौन से हैं, भाषा को किस तरीके से आपको लिखना है, यानी भाषा को शुद्ध कैसे लिखना है और भाषा को शुद्ध बोलना कैसे है, उन सभी के नियमों का ज्ञान कौन करवाता है, उन सभी नियमों का ज्ञान आपका ये पुस्तक करवाती है। पुस्तक कौन है जी, आपका एक व्याकरण है। अर्थात मैं कह सकता हूँ जो व्याकरण है आपका वो क्या है, एक पुस्तक है, एक रचना है, एक शास्त्र है, एक ग्रंथ है। और ये क्या करवाता है हमें, भाषा के नियम, यानी भाषा को आपको किस तरीके से बोलना है, अगर उसमें शुद्धता है या नहीं है, उस चीज़ का पता कौन बताएगा आपको, ये वाला व्याकरण बताएगा, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं, आपके सामने मैंने लिख दी ह्रस्व की और मैंने यहाँ पे लिख दी दीर्घ की, ठीक है। आपके सामने मैंने एक ह्रस्व की लिखा है और एक दीर्घ की लिखा है। तो जब तक आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि वाक्य के अंदर ह्रस्व की का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और दीर्घ की का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। अगर इन दोनों का सही सही प्रयोग करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक व्याकरण है वो पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको पता चल गया अभी व्याकरण क्या है। व्याकरण एक रचना है, एक पुस्तक है जिसके माध्यम से क्या है, भाषा के नियमों का, शुद्ध नियमों का क्या करवाया जाता है, इसमें ज्ञान करवाया जाता है। इसके बाद में आगे अपने बात करेंगे। तो ये बात तो आपको पता चल गई। तो इसके बाद में जो मुख्य रूप से जो सवाल पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि व्याकरण के जो अंग है, पार्ट है, भाग है, वो कितने होते हैं, ठीक है। सामान्य परिचय में अपने पढ़ रहे हैं व्याकरण के भाग या इकाई, व्याकरण की इकाई, ठीक है। इकाई कह दो आप या फिर व्याकरण के आप क्या कह दो, अंग कह दो, एक ही बात है। या तो आपको क्या देखना है, व्याकरण के अंग देखने हैं या व्याकरण के इकाइयाँ। तो बहुत सारी जो किताबें हैं आपको कंफ्यूज करती है। कोई किताब ये बताती है कि व्याकरण के जो 3 अंग हैं, कोई किताबें आपको ये बताती है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। तो आपको क्या मान के चलना है, व्याकरण के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। कितने अंग होते हैं आपके, 3 अंग होते हैं। और 3 मुख्य रूप से अंग कौन से हैं उसको अपने एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले वाला अंग देखिए, सबसे पहला जो अंग आता है जिसे अपने वर्ण कहते हैं, दूसरा जो अंग आता है जिसे अपने क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, और तीसरा जो अंग आता है जिसे क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। तो मैंने आपको ये बताया कि व्याकरण की 3 इकाइयाँ होती है, ठीक है। वर्ण होता है, शब्द होता है और आपका क्या होता है, वाक्य होता है। उसके बाद में देखिए, ये तो है सर्वमान्य मत कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। जो 4 अंग बताते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ चौथा अंग कौन सा बताते हैं। कुछ लोग है चौथा अंग बता देते हैं पद को, कुछ लोग क्या करते हैं, चौथा अंग बता दिया जाता है व्याकरण का, जिसे क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, ठीक है। जब अपने शब्दों का
ज्ञान पूरी तरीके से पढ़ेंगे, जब शब्दों के प्रकार अपने पढ़ेंगे तो उस टाइम में आपको बताऊंगा कि पद क्या होता है और शब्द क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि शब्द है वही पद होता है, पद है वही शब्द होता है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग से होती है और दोनों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर। तो आपका जो जवाब आएगा वो व्याकरण की इकाई या अंक कितने होंगे, 3 अंक होंगे। आगे चलते हैं अपने, ठीक है, आगे बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी सामान्य तौर पे आपका सामान्य परिचय बता रहा हूं। 3 अंक है, तो पहला अंक कौन सा आपका, पहला अंक आता है जी आपका वर्ण। ठीक है, और आपका एक सेपरेट टॉपिक लगता है वर्ण विचार के नाम से। ठीक है, व्याकरण का एक अंग होता है वर्ण और उसके ऊपर पूरी चर्चा करना विचार होता है, तो उस टॉपिक का नाम क्या बता दिया जाता है, वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण होता क्या है, सबसे पहले शब्द की मैं बात करूंगा। क्या है वर्ण, तो आपकी जो धातु होती है व्री, उससे क्या बनता है, अन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो आपका वर्ण बन जाता है। तो व्री क्या है, आपकी धातु है, एक मिनट रुको, और अन क्या है, आपका प्रत्यय है। क्या है, आपका प्रत्यय है। तो व्री धातु और अन प्रत्यय की बात अपने करेंगे। तो इन दोनों से मिलकर जो शब्द बनेगा, शब्द बनता है आपका वर्ण, और इसको अपने इस तरीके से लिखते हैं, एक है आपका तत्सम, एक है आपका तद्भव। इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे। ठीक है, तो उसके बाद में अपने बात करेंगे कि वर्ण है क्या। तो वर्ण में बता देता हूँ, भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, भाषा की सबसे लघुतम इकाई, भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। ठीक है, लघुतम ऐसे लिखूंगा मैं, भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, आपकी वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई क्या होती है, वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण कह दो या फिर ध्वनि कह दो, दोनों में एक ही बात है, लेकिन दोनों में अंतर आपको समझना है। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है। ध्वनि जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्वनि है, और इसी ध्वनि को मैं जब लिख देता हूँ तो वो क्या कहलाता है, आपका वर्ण कहलाता है। तो सबसे पहले भाई साहब, अपने जो भाषा होती है उसको क्या किया जाता है, बोला जाता है, अर्थात ध्वनि के माध्यम से प्रकट किया जाता है, और ध्वनि को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वह वर्ण बन जाता है। तो भाषा की सबसे लघुतम इकाई आपकी वर्ण मानी जाती है। अगर ऑप्शन में वर्ण है ही नहीं तो आपको ध्वनि करना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। परिभाषा की अगर मैं बात करूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अविभाजित है, भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ तक हो गया, जो क्या है, अविभाजित है, उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे मैंने ये लिखा क, ये लिखा मैं, और ये लिखा अ, ये लिखा व आदि, ये सभी क्या है, आपके वर्ण माने जाते हैं, ये सभी क्या है, वर्ण है। तो उसके बाद में अगर बात करूं, आप ये कहोगे जी वर्ण तो है लेकिन वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसके बाद का जो सवाल का जवाब आता है कि वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए वर्णों की संख्या, तो आप क्या कहोगे, गुरुजी वर्णों की संख्या तो होती है 44। लेकिन मैं ये पूछ लूँ कि वर्णों की जो कुल संख्या है, वर्णों की जो कुल संख्या है, वर्णों की जो मानक संख्या है वो कितनी है, तो भाई आपका जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, 52 रहेगा। आपका जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, 52 रहेगा। वर्णों की जो टोटल संख्या होती है वो 44 होती है। कुल संख्या या मानक संख्या की बात करें तो 52 होती है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। ठीक है, ये हो गया संख्या का मामला। हिंदी निदेशालय 1965-66 एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हमें पता चला कि जो वर्णों की कुल जो संख्या है वो कितनी होती है, 52 होती है। क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं वो आपको कंफ्यूज करती है कि वर्णों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, मानक संख्या कितनी है। उन संख्याओं के ऊपर हमारा जवाब है यह रहता है। ठीक है, धीरे धीरे अपने बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि आपके ये टॉपिक नहीं लगता है, केवल मैं सामान्य परिचय बता रहा हूं। तो यहाँ पर अभी मैंने संख्या बताई है, तो उसके बाद में बात करूं कि वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। वर्णों के प्रकार, ठीक है, मार्कर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। वर्णों के जो प्रकार है वो कितने होते हैं, वर्णों के प्रकार। ठीक है, आप कहोगे जी वर्णों के प्रकार होते हैं 2। आप क्या कहोगे, वर्णों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। देख लीजिएगा 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं।
पहला जो प्रकार होता है आपका वो होता है स्वर, और जो दूसरा प्रकार होता है वो आपका होता है व्यंजन। ठीक है, तो वर्णों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? आपके आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ठीक है, ये तो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। और यहाँ पे वर्ण क्या है? आश्रित है। तो किसके ऊपर ये आश्रित है? तो भाई साहब आपको ये बताना है, ये स्वर के ऊपर आश्रित होते हैं, यानी स्वरों की सहायता से ये बोले जाते हैं और इनका क्या होता है? स्वरों की सहायता से इनका निर्माण होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद में अगर बात करें अपने, मैं एक बार लाइट ऑन कर देता हूँ यहाँ से, फिर मैं क्या करूँगा, आगे की चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करेंगे हाँ। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन होता है वो आश्रित होता है। किसके ऊपर आश्रित होता है? स्वर के ऊपर आश्रित होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से बता दी है। तो उसके बाद में बात करें जिस स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और यहाँ पे वर्णों की संख्या व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, यानी 33 होती है। तो हम बात कर रहे हैं 44 वर्ण। 44 वर्णों में 11 तो स्वर हैं और आपके 33 यानी 33 है, वो आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्वर 11 और 33 व्यंजन में लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं सामान्य तौर पे उनकी बात यहाँ पे करने वाला हूँ। डिटेल से देखोगे तो मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में व्यंजन की पूरी डिटेल है। राजस्थान हाईकोर्ट LDC में मैंने पढ़ा रखा है और व्यंजन को अपने अलग तरीके से प्लेलिस्ट बनाकर भी मैंने बता रखा है। पूरी डिटेल आपको वहाँ मिलेगी, लेकिन मैं आज सामान्य परिचय पढ़ा रहा हूँ। मैं केवल संधि तक आना चाहता हूँ। तो सामान्य परिचय में हम स्वर पढ़ेंगे 11। तो पहला अ, फिर आ, हर्ष ई, दीर्घी, हर्ष उ, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये क्या होते हैं? आपके 11 स्वर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और आपने 2 स्वर और पढ़े होंगे, अ के ऊपर बिंदी लगी होती है और अ के साथ में क्या लगी होती है? विसर्ग लगी होती है। इनको भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, अ जो विसर्ग होता है उसको अनुस्वार कहा जाता है, और अ जो विसर्ग होता है 2 बिंदी होती है जिसको विसर्ग कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में ध्यान रखना, ये वाला जो वर्ड है ये बताता है कि हमेशा जो अनुस्वार है वो स्वर के साथ में प्रयोग होती है, और ये वाला जो बताता है आपको कि विसर्ग है हमेशा स्वर के साथ में प्रयोग होती है। तो इन दोनों का क्या नाम रखा गया है हिंदी व्याकरण में? इन दोनों का नाम रखा गया है अयोगवाह है। अयोगवाह, ठीक है, ये अयोगवाह ध्वनियाँ कहलाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो अयोगवाह ध्वनियाँ ये दोनों होती है, अ अनुस्वार और आपकी अ विसर्ग होती है। अनुस्वार और विसर्ग ये क्या कहलाती है? आपकी अयोगवाह ध्वनियाँ कहलाती है। यहाँ पर आपके जो 11 स्वर का संख्या मैंने लिख दिया है, ए, आ, हर्षवी, दीर्घी, हर्षवु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीके से बोलना, या ऐसे बोल सकते हो ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीके से इनका क्या कर सकते हो? आप उच्चारण कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने आते हैं जी 33 व्यंजन। इन 33 व्यंजनों को मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली वाली लाइन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप भी क्या करोगे? इसी तरीके से लिख लोगे मेरे साथ साथ। ठीक है, हालांकि आपको आते होंगे, लेकिन मैं पूरी कक्षा को जोड़ने के लिए अपने क्या कर रहे हैं? इनको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इनको क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बोलूँगा नहीं, मैं फटाफट यहाँ पर लिख रहा हूँ, बोल के मैं भी आपको उच्चारण करके बता दूंगा इनका। ठीक है, नीचे तक आ रही है क्या पंक्ति? हाँ, नीचे तक आ रही है, य, व, र, ल। ठीक है, उसके बाद में स, तीनों से आ जाएंगे, फिर है आ जाएगा। इस तरीके से मैंने सभी के सभी यहाँ पे वर्ण लिख दिए हैं। थोड़ी वाली पंक्ति कट रही है तो इसको मैं थोड़ा, हाँ, एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखे हैं ये वाले 33 व्यंजन। ठीक है, मैंने क्या लिख दिए? 33 व्यंजन लिख दिए। ठीक है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? क वर्ग कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? च वर्ग कहा जाता है। ये वाली जो लाइन है वो ट वर्ग है, ये वाली जो लाइन है त वर्ग है, ये वाली लाइन है जो प वर्ग है, ये वाली लाइन। अब देखो
यहाँ पे देखिए क च ट त प, ये 5 पंक्तियां ऐसी है जो वर्गीय व्यंजन के नाम से जानी जाती है। इस पंक्ति का नाम अलग है, इस पंक्ति का नाम, ये अंतस्थ पंक्ति है और आपकी ये क्या है, तापीय पंक्ति है या उष्म पंक्ति है। तो अपने व्यंजन के जब 3 प्रकार पढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रकार आपका ये होता है जिसको वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जो पंक्ति है इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, जिसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या 4 होती है। और लास्ट वाली जो पंक्ति होती है इसका नाम है, यहाँ लिख रहा हूँ, जिसको कहा जाता है तापीय व्यंजन, उष्म व्यंजन, इनको कहा जाता है, जिनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपको ये याद रखना है, केवल सामान्य परिचय के तौर पे मैं इनका यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक बार यहाँ पे इसका आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना। जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, और यहाँ पे जो आपके व्यंजन, यहाँ पे जिस तरीके से 3 प्रकार है। पहला प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 25 स्पर्श व्यंजन जिनको वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। य व र ल, यहाँ पे आपका अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है। तीनों से तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य से, और है आपका क्या होता है, आपके तापीय व्यंजन होते हैं। अच्छी तरीके से इनको नोट कर लेना। अब देखिए जिस तरीके से उनके भाग बांटे थे, इसी तरीके से मैं इनको भी क्या कर देता हूँ, 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। जिनको मैंने राउंड किया है वो क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। वो क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। और जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। मूल स्वर को छोटे स्वर, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, एकमात्री स्वर कहा जाता है। यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं 4 अ इ उ री, ये मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं, एकमात्री स्वर होते हैं। ठीक है, ये हमेशा छोटे रहते हैं। बीच में जो 7 बच गए उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है जी दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़े स्वर, द्विमात्री स्वर कहा जाता है इनको। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इनको समझते जाना धीरे धीरे। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे। ये तो था इनका सामान्य सा परिचय, हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उनका उच्चारण स्थान क्या है। इनका क्या है, उच्चारण स्थान। बाकी डिटेल इनकी और है, डिटेल भी आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब देखिए इनका उच्चारण स्थान देखिए, एक बार क्या देखिए आप, उच्चारण स्थान देखिए। उच्चारण स्थान से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, छोटा सा लगा देता हूँ। घोष नाद के आधार पर, घोष और नाद के आधार पर वर्णों के भेद। घोष और नाद के आधार पर जो वर्णों के भेद है वो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के भेद है। ठीक है, एक रेखा चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। पूरा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पूरा शॉर्ट में बता रहा हूँ। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। सबसे पहले अघोष, ठीक है, अघोष, और उसके बाद में आपको सघोष, क्योंकि जब हमने संधि पढ़ेंगे तो अघोष और सघोष अपने क्या आएंगे, काम आएंगे। आपको याद करना है अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। ठीक है, 44 वर्णों की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अघोष के लिए क्या याद रखना है, 1 2 3 13। ठीक है, अघोष के लिए आपको क्या याद रखना है, 1 2 3 और 13, यानी अघोष जो वर्ण होते हैं वो 13 वर्ण होते हैं। 1 2 3 क्या है अभी बताता हूँ। और सघोष कितने होते हैं, 31 होते हैं। ठीक है, जब आप 44 में से 31 13 याद कर लेते हो तो 31 अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 का मतलब क्या है, हर वर्ग का पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा बराबर हो गए 10, क्योंकि 5 वर्ग है, प्रत्येक के 2 ले रहे हैं तो 10 हो गए। तो क ख च छ ट ठ त थ और प फ, ये 10 हो गए। इसके बाद में 3 का मतलब क्या है, तीनों ही स। हमारे हिंदी वर्णमाला में 3 स होते हैं, तीनों स क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये जो 13 वर्ण हैं आपके क्या कहलाते हैं, आपके अघोष कहलाते हैं। इन 13 वर्णों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, आपके सघोष वर्ण याद हो जाएंगे। यानी बाकी जितने भी बाकी व्यंजन और आपके स्वर, बाकी व्यंजन और स्वर क्या होते हैं, आपके पूरे के पूरे जो 31 होते हैं वो सघोष होते हैं। अघोष का मतलब आवाज कम निकलना और सघोष का मतलब होता है आवाज अधिक निकलना, क्या कहलाते हैं, आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अघोष की संख्या 13, 1 2 3 13 याद रखना है। हर वर्ग का पहला दूसरा याद रखना है। क ख याद रखना है, च छ याद रखना है, ट ठ याद रखना है, त थ प फ, तीनों ही से आपको क्या करनी है, याद रखने हैं। बाकी जो व्यंजन है और जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। पहला आपको ये प्रकार याद रखना है ना। उसके बाद में चलते हैं,
अगला प्रकार, सामान्य तरीके से मैं ये छोटा सा टॉपिक आपको पूरा करवा रहा हूँ, उसके बाद में अपने पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो प्रकार है जिसको अपने बोलते हैं प्राणवायु के आधार पे, ठीक है, पढ़ ली दुकान में गोपाल। प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद, तो वो होते हैं दो भेद, ठीक है। प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेदों की बात करेंगे तो वो कितने होते हैं, दो प्रकार के भेद होते हैं। 1944 वर्णों की मैं वापस बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अपने अघोष और सहघोष पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी अपने अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ेंगे, ठीक है। इनका ज़्यादा कोई काम है नहीं, केवल आपको याद करना है अल्प प्राण क्या होते हैं और आपके महाप्राण क्या होते हैं। देखिए अल्प प्राण की बात करेंगे तो मैंने पहले बताया जो थोड़े हैं उनको पहले याद करते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण होते हैं आपके 14, तो आपको क्या याद रखना है, 2 4 4 बराबर 14, ठीक है। 2 4 4 बराबर 14 याद रखना है आपको, यानी 44 में 14 चले जाते हैं तो यहाँ पे कितने रह जाते हैं, 40 रह जाते हैं। तो इन 14 को पहले लिख देता हूँ मैं। तो हर वर्ग का 2 4 यानी दूसरा और चौथा बराबर 10 हो गए, और चारों जो उसमें वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, आपके चारों जो उसमें वर्ण है वो महाप्राण कहलाते हैं। यानी यहाँ पे लिख दूंगा वाक्य व्यंजन और सभी जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। तो ये हो गए महाप्राण। महाप्राण के लिए आपको 2 4 4 याद रखना है। 2 4 का मतलब होता है हर वर्ग का दूसरा चौथा, 4 का मतलब होता है आपके उसमें, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो 14। महाप्राण बराबर 14, अल्प प्राण बराबर 30 होते हैं। ये अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। मैंने डिटेल से पढ़ा रखे हैं, केवल मैं आपको संधि पढ़ाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि अघोष से अघोष पर हमारी पूरी संधि चलती है और आपके स्वर हैं वो भी याद होने चाहिए, उनके ऊपर अपनी संधि चलती है। तो ये तो था मेरा छोटा सा टॉपिक आज के लिए, क्योंकि सामान्य परिचय मुझे पढ़ाना था। कल मैं अच्छी तरीके से आपको जो हमारी पहली क्लास है संधि की, वो पहली संधि क्लास में आपके साथ बात करने वाला हूँ अच्छी तरीके से। और मैंने आपको बताया कल की क्लास में भी, और इस चैनल के साथ मैंने सूरज राठौड़ फन क्लब यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो आप उस चैनल को भी सहयोग से सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। आपका सहयोग इसी तरीके से बना रहे और मैं डेली की डेली क्लास आपको हर संभव कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको मैं एक क्लास प्रतिदिन दूँ SI के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पटवारी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।